सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रेविटेशन का ये सेकंड लेक्चर है और 1 to 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये 15 क्वेश्चन है। इसमें तुमने ना डबल स्टार के बारे में पूछा हुआ था। इसका मैं पूरा पोस्टमार्टम ही कर देता हूँ, क्या होता है डबल स्टार। जैसे सपोज करो दो मासेस हैं, एक m और एक 2m। तो सेंटर ऑफ मास 2m के नजदीक होगा। और अगर मान लो ये r रेडियस r है तो ये 2r होगा। अब क्या होता है कि दोनों के दोनों ना एक दूसरे के अबाउट ऐसे घूमते हैं। मतलब ये हुआ कि जब ये यहां से यहां पहुंच गया, तब ये यहां से यहां पहुंच गया और सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहा। तो आप ये देखो कि जितने टाइम पे ये मान लो थीटा एंगल घूमा, तो उतने टाइम पे दूसरा भी थीटा एंगल ही घूमा ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ओमेगा की वैल्यू सेम है। क्यों? इसका मतलब फिर टाइम पीरियड भी सेम होगा और फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी। खैर क्वेश्चन में तो सिर्फ टाइम पीरियड के बारे में पूछा हुआ था। तो सिंपल ये था कि टी एम इक्वल टू टी 2m हो गया। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा था। बाकी मैं इसको और थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूँ। क्या है देखो, अब सपोज करो मैं केवल इतने पोर्शन को देखता हूँ, एम वाले को देखता हूँ मान लो। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो 2m के ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। क्यों? 2m के ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। तो इसको सेंट्रीपिटल कितना चाहिए देखो, m 2r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कितना हो गया? g m 2m। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्टेंस रखना। फोर्स में डिस्टेंस 3r होगी फिर। इसका स्क्वायर हुआ। बता समझ में आई बात? टीएम जी सर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां से ओमेगा निकल सो गया। ये कर लीजिए। मतलब जो कॉमन ओमेगा होगा वो तुम्हें यहां से पता चल जाएगा कि ओमेगा कितना होगा। अब तुम एक बात बताओ कि जैसे ना फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं कि काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी, अलग अलग चीजें देखते हैं। देखो ये तो सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं चाहे तो हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर सकता हूं या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकता हूँ। अब मैं ये दूसरा वाला ले लेता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये ले लेता हूँ। अब देखो हाफ कॉमन है, ओमेगा कॉमन है। क्यों? नहीं, हाफ कॉमन है और ओमेगा कॉमन है। तो इसका मतलब के ऑफ एम अपॉन के ऑफ 2m क्या होगा? ये होगा आई ऑफ एम अपॉन आई ऑफ 2m होगा। और बाय द वे आई ऑफ एम कितना हो जाएगा? m इंटू 2r का स्क्वायर। और वो कितना हो जाएगा? 2m इंटू आर का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो मेरे ख्याल से 2:1 आ गया जो है। समझ में आया? टीएम कि डबल स्टार क्या चीज होती है कि टाइम पीरियड ओमेगा और फ्रिक्वेंसी सेम होती है और काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं अलग अलग आ रही है। एक और देखते हैं। जैसे अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है मान लो, तो मैं इसको चाहे तो एम वी आर भी कर सकता था या आई ओमेगा भी कर सकता हूँ ना। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ फिर से। इसमें ओमेगा की वैल्यू अगेन सेम है। तो फिर से तुम वही अप्लाई कर सकते हो कि एल प्रोपोर्शनल टू आई
इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ m अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2m, ये फिर से वही आ जाएगा I ऑफ m अपॉन I ऑफ 2m, और ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 2:1, ये कह रहा। तो डबल स्टार क्या होता है कि अगर मासेस कंपेरेबल हों, ठीक है ना, अगर मासेस कंपेरेबल हों तो दोनों के दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट कॉमन वैल्यू ऑफ ओमेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रोटेट करते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम वो अलग अलग आते हैं। और मैंने तुम्हें बताया कि काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएंगे, आई आएंगे, बिकॉज ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा की वैल्यू सेम थी, ये कहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नॉर्मल केस में क्या होता है ना, जैसे अर्थ का मास सैटेलाइट के मास से बहुत ज्यादा होता है, जैसे अगर m की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन m हो, तो फिर हम m को रेस्ट में मानते हैं और ये मानते हैं कि केवल ये घूम रहा है, बस हो गया। टीएम समझ में आ रहा है कि अगर कैपिटल M वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m हो, तो फिर हम मान के चलते हैं कि कैपिटल M रेस्ट पे है और केवल स्मॉल m रोटेट कर रहा है। और वैसे भी एक सीधी सी बात है ना कि अगर कैपिटल M स्मॉल m से बहुत ज्यादा होगा तो फिर जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल यहीं पे होगा ना। बता, यस सर। अगर मान ले कैपिटल M बहुत ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास एक तरीके से कैपिटल M के ऊपर ही गिर जाएगा ना, पूरे का पूरा उसी के ऊपर आ जाएगा जो है। तो ये कह लीजिए, तो ये होता है डबल स्टार सिस्टम। एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ, देख। जो हम नॉर्मल में पढ़ते हैं वो तो ये पढ़ते हैं m वेरी वेरी ग्रेटर देन m, फिर तो ये हो गया, ये आ गया, और बस ये घूम रहा है, बस हो गया। क्योंकि मैंने कहा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहीं पे गिर जाएगा, लेकिन अगर कंपेरेबल मासेस हो तो दोनों रोटेट करते हैं, बोथ रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओमेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये सेम होगी। और मैंने ये प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी हो या फिर एंगुलर मोमेंटम, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। अब एक यहाँ पे एक कैच पॉइंट और है, वो क्या, सुनो। तुम मेरे से कह सकते हो कि इस केस में सर आपने काइनेटिक एनर्जी को ये बोला कि या तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो या हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर लिख दो, मतलब दोनों नहीं लिखना है। इसी टाइप से एंगुलर मोमेंटम को भी आपने बोला कि एम वी आर लिख दो या आई ओमेगा लिख दो, ये कह सकते हो ना तुम कि ये बोला और वर्ड लगा दिया ना, मतलब और क्यों लिखा है मैंने, ये मैंने कभी थ्योरी में पढ़ाया होगा। एक्चुअल में ये जो हम ले रहे हैं ना, ये दोनों मासेस देखो, ध्यान से देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको m ले रहा हूँ, इसको 2m ले रहा हूँ, इनको हम लोग एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, ट्रीट एज पार्टिकल। और ये फिर मैंने तुम्हें क्लास की थ्योरी में कभी बता रखा है कि जब हम उनको एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं फिर दोनों चीज नहीं लेते, फिर केवल एक ही चीज लेते हैं जो है, या तो आप हाफ एम बी स्क्वायर लोगे या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लोगे, और या फिर आप एम बी आर और आई ओमेगा से कोई सी एक चीज लोगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं 16। तुम्हें एक सॉलिड स्फीयर दिया था और इसकी रेडियस दे रखी थी r। अब तुम्हें इसकी जो मास डेंसिटी दे रखी थी ना,
रो, ये रो नोट दे रखी थी फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर, और ये जीरो दे रखी थी फॉर आर ग्रेटर देन आर। और एक मास है एम, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इस मास का सर्कुलर पाथ में जो ये घूम रहा है, v वर्सेस आर ग्राफ किस टाइप का होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, मास डेंसिटी कुछ ऐसी दे रखी है कि रो लेस देन इक्वल टू आर में रो नॉट के इक्वल है, और जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो फिर वो जीरो हो जाती है। अब एक स्मॉल एम मास सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी वर्सेस आर, स्मॉल आर तुम जानते हो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होती है, उसका क्या ग्राफ होगा ये तुमसे पूछा हुआ है। तो देखो, आप ये देखो कि जो आपको स्पेयर दे रखा है ना, ये नॉर्मल स्पेयर है जो हम पढ़ते हैं, वो खाली घुमा के उसने दे रखा है जो है, ये नॉर्मल स्पेयर है। क्यों, देखो, ये बताओ आर लेस देन इक्वल टू आर में रो की वैल्यू रो नॉट है और वो कांस्टेंट है, बता। नहीं होता, आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर में रो की यस सर। कांस्टेंट है, और आर ग्रेटर देन आर में फिर रो जीरो है। तो नॉर्मल स्फीयर यही तो होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और उसके बाहर जाके डेंसिटी जीरो हो जाती है, बस वो नॉर्मल स्फीयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम एक बात बताओ कि सबसे पहले मैं इनसाइड पॉइंट के फॉर्मूले लगा रहा हूं। ये बताओ इसमें एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो बनेगा, वो एम इंटू ई बनेगा, बता। एक बात यस बता, फोर्स होता है वो एम जी या एम ई के इक्वल होता है ना बेटा, एम जी या फिर एम ई के इक्वल होता है, क्यों नहीं होता, एम जी या एम ई के इक्वल होता जी है। सर। यहाँ से मास और मास तो हो गए कैंसिल, ठीक है। और ई का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता था, ये होता था ना। इनसाइड पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्यों। तो यहां से जरा देखना, v प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, और ये जरा देखना स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ग्राफ। ये तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए हो गया। अब चलते हैं आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। आउटसाइड के लिए फिर से वही लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम टाइम्स ई, मास से मास कैंसिल हो गया। लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए जो ई होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, नहीं होता, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां से जरा चेक करना, v प्रोपोर्शनल टू 1/रूट आर आ रहा होगा, बता इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इसका मतलब पहले स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, और फिर जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे v कम होता जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा फाइनली। ये और ये हो गया, बस हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू r है, क्यों, और यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ये होगा। और इसको तुम ये देखोगे कि v टेंडिंग टू जीरो कब हो रहा है बताओ, जब r टेंडिंग टू क्या हो, इंफिनिटी हो, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात तो जो गिवन स्फीयर था
वो एक नॉर्मल स्फीयर था। तो जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं उसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, जो पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो सीधे सीधे m टाइम्स ई से मिल जाएगा, बस हो गया। और ई के फिर तुम्हें एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, ई के एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब चलते हैं 17th। ये तुम्हें m कॉमा आर दिया हुआ, ठीक है। सिग्नल आ रहा है, टीएम। यस सर। तो बीच में वो हुआ ना थोड़ा सा। यहाँ पे एक m मास रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें इस m मास को क्या करना है, h इक्वल टू 2r तक ले जाके एक सैटेलाइट बना देना, बस हो गया। इसमें तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तुमसे पूछा हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन। एक मास स्मॉल m सरफेस पे रखा हुआ है, और उसको तुम्हें h इक्वल टू 2r पे ले जाके एक सैटेलाइट बना देना है। तो उसमें तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कभी बार ये भी पूछ सकता है। सिंपल सी बात बताओ कि ये 1 है, ये 2 है मान लो। तो जो वर्क डन होगा या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो सीधे सीधे मैकेनिकल एनर्जी एट 2 माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट 1 होगी या नहीं होगी, बता। यस सर। सिंपल सी बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी एट 2 माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट 1। अब मैकेनिकल एनर्जी एट 2 क्या होगी, ये होगी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होगी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होगी माइनस। अब 1 पे जो एनर्जी है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, बस हो गया। क्यों, ये बताओ 1 पे केवल पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, बता जो है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है। अब सैटेलाइट की एनर्जी का लेकिन अगेन तुम्हें फिर वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बेटा, जो है सैटेलाइट की एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gmm ओवर 2r होता है, ध्यान रखना। और केवल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सरफेस में, -Gmm अपॉन r हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल r रखोगे, ये फिर तुम रखोगे 2r प्लस r, इसका मतलब 3r रखोगे। समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता दिया। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि क्लियर सेट सर। एनर्जी माइनस वहां पे केवल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना दो दूसरे फॉर्म में भी आंसर दिया होता है, तो बस ये याद रखना कि अगर दूसरे फॉर्म में दिया है तो जी को तुम जो रख सकते हो, Gm/r² रख सकते हो, या जी आर की वैल्यू वो Gm/r भी रख सकते हो। कभी कभी अगर दूसरे फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो ये रिलेशन भी याद रखना, ये क्या होगा। अब चलते हैं 18। एक प्लेनेट की रेडियस, उसको r दिया हुआ है, और वो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 10 दिया हुआ है, और डेंसिटी सेम दे रखी है प्लेनेट की और अर्थ की। और यहाँ पे क्या किया है तुमने, जैसे ना, देखो ये प्लेनेट है,
इसकी रेडियस आर दे रखी थी, हाँ ध्यान रखना। और ये बाय द वे रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 10 दे रखी थी। तो यहाँ पे ना एक टनल डग की थी, और इसकी डेप्थ दे रखी थी r/5। और यहाँ पे एक वायर लगा हुआ था, ये वायर है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ वो तुम्हें दिया था 10⁻³ पर मीटर। इसको पकड़ा हुआ था तुमने, समझ गए ना, इसको होल्ड किया हुआ था। तो तुम्हें ये फोर्स ही पूछा था कितना होगा। अच्छा, अर्थ की पूरी तुम्हें डिटेल्स दे रखी थी, अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ का मास कितना है, वो सब जो भी चाहिए था वो सब दिया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताओ, एक प्लेनेट की बात कर रहा हूं मैं, यस सर। की रेडियस को उसने आर बोला हुआ है, और वो अर्थ की रेडियस की 1/10 है, और एक टनल डग कर रखी है r/5 डेप्थ की, और उसमें एक वायर रखा हुआ है, और वायर का मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है आपको। तो उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, ये तुमसे पूछा था। तो इसका देखो कंसेप्ट क्या है। मैं सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाता हूँ, हाँ, ध्यान रखना। और यहाँ पे dr की स्ट्रिप ले लेता हूँ। अब ये बताओ, इतने पोर्शन का जो मास होगा वो लेमडा इंटू dr होगा ना। इसको लेमडा कह दे रहा हूँ मैं, बता। इतने पोर्शन का जो मास होगा वो कितना होगा, लेमडा इंटू dr होगा। और इसमें छोटा सा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो बता, dm इंटू ई लगेगा। यस सर। और ई की वैल्यू कितनी होगी, जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट, इसकी पावर 3 इंटू स्मॉल आर। अभी पढ़ा ना हमने, ये बता जो है, ये बता इतना फोर्स लगेगा, छोटा सा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब पूरे वायर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, पूरे वायर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अंदर को, उसको इंटीग्रेट कर दो, DFG। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी बता, R इक्वल टू कैपिटल R माइनस r/5 से R इक्वल टू कैपिटल R तक होगी, बता। यस सर। भाई यहां से यहां तक चलेगी ना लिमिट, यहां से लेके यहां तक चलेगी, क्यों, इसके बीच में चलेगी कहले जो है, ठीक। अच्छा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें जो है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ये हो गया। So, ये कह लीजिए, समझ में आ गई बात। ई की वैल्यू आर के साथ में वेरी कर रही है। इसका मतलब जो तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पड़ेगा वो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। समझ गए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़े और कुछ कैच पॉइंट है, सुनो। जैसे अगर मैं ये वाला टर्म देखूंगा बेटा, देखना ये देख। अब ये बता कि मास ऑफ प्लेनेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लेनेट की पावर 3 इंटू डेंसिटी अपॉन आर की पावर, आर पी की पावर 3 होगी, बता।
यस सर। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब डेंसिटी तुमसे कहा था कि सेम है, अर्थ की और इस प्लेनेट की डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी कितनी निकाल सकते हो बताओ जो है, मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ इसकी पावर 3। यहां से तुम डेंसिटी निकालोगे, जो वैल्यूज तुम्हें दे रखी होंगी वहां से निकालोगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्लेनेट में एक टनल है, उसमें एक वायर सस्पेंड कर रहा है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर को लगा हुआ है। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर को लगा हुआ है उसको होल्ड करने के लिए तुम्हें उतना ही फोर्स क्या करना पड़ेगा, बाहर को लगाना पड़ेगा। लेकिन जो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे वो इंटीग्रेशन से निकालोगे, बिकॉज इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ई होती है वो टाइम, सॉरी, वो डिस्टेंस के साथ क्या करती है, वेरी करती है, बस हो गई। अब चलते हैं 19th क्वेश्चन। ये आर रेडियस का स्पेयर था और यहाँ पे r/2 रेडियस का एक कट मार दिया तुमने। ये पॉइंट ओ है मान लो, इतना रह गया। ये आर है, r/2 सॉरी, और ये रेडियस आर है। और टोटल का मास तुम्हें m गिवन था जब कट नहीं मारा था। तो तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एट ओ, कितना होगा ये निकालना है। अब सुनो, ये बताओ कि यहाँ पे जो मास है वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 है। क्यों, समझ में आया? मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है और प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3 है। तो यहाँ पे जरा देखो टोटल की कहानी क्या है। टोटल में रेडियस की पावर 3 है और उसका मास m दिया हुआ है। अब कैविटी पे आ जाओ, ये बताओ उस पे r/2 की पावर 3 आएगा ना, मतलब एक तरीके से वो r³ बाई 8 आ गया। क्यों, तो यहां भी फिर वो m/8 आ जाएगा। बता, यहां तक कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? नो डाउट सर। अब सुन, अब मुझे एट ओ निकालना है और पोटेंशियल निकालना है। तो वो पोटेंशियल ऐसा कुछ होगा ना, पोटेंशियल ड्यू टू टोटल माइनस पोटेंशियल ड्यू टू कैविटी होता। यस सर। अब लेकिन वो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे देखिए ये सी है, ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो मेरे ख्याल से r - r/2, r/2 आ गए। क्यों, अब देख टोटल का पोटेंशियल कितना होगा ना, ये फॉर्मूले नहीं होंगे तो याद फिर नहीं काम चलेगा। ये होगा Gm टोटल अपॉन r टोटल, ये यहाँ पे क्यूब आता है बेटा, और फिर आता है 1.5 r टोटल का स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। बता फॉर्मूला याद आया? बता फॉर्मूला याद आया बेटा, इनसाइड किसी पॉइंट पे जी सर। पोटेंशियल फॉर्मूला ये हो गया। अब चलते हैं माइनस। अब तुम्हें कैविटी के सेंटर पे निकालना है। तो कैविटी के सेंटर पे क्या होता है, सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है पोटेंशियल। सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है, तो ये होता है -1.5 जी एम कैविटी अपॉन आर कैविटी। ये आंसर आएगा, बस हो गया।
समझ में आई बात? और फिर इसमें रख देना जहां पे तुम्हें जैसे एम टोटल निकालना है, एम टोटल को एम रख देना। जहां पे तुम्हें आर टोटल निकालना है तो आर रख देना। जहां पे तुम्हें एम कैविटी निकालना है तो m/8 रख देना। और जहां पे तुम्हें आर कैविटी निकालना है तो वो r/2 रख देना। ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा कि टोटल का मास m तो कैविटी का मास m/8, टोटल की रेडियस r तो कैविटी की रेडियस r/2। और ओ पॉइंट पे जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू टोटल माइनस पोटेंशियल ड्यू टू कैविटी। और टोटल के लिए फिर वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और कैविटी के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है बस। ये नेक्स्ट हम चलते हैं 20। ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। अब के बस यहां से ना डिस्टेंस डी दे रखी है, तो तुम्हें जी वर्सेस डी ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या होगा। और ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना। ये सेंटर से डिस्टेंस है, सॉलिड स्फीयर। अब तुम्हें अगर नोट्स याद हो तो याद करो बेटा। जी ही एक्चुअल में ई है एक तरीके से। जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है। ठीक है। जी एक्चुअल में ई है। और जो डी होता है उसको हम आर कहते हैं, बता। ज्यादातर क्वेश्चन पे यस तो सर। डी को हम आर कहते हैं कि नहीं कहते हैं जो है। तो इसका मतलब एक तरीके से तुम्हें ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करना है, बस हो गया। सॉलिड स्फीयर का क्यों, समझ गया ना। सॉलिड स्फीयर का ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करना है। अब तो याद कर, ई इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Gm/, कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ गया। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्यों, एक तो ये बन गया। और ई आउटसाइड का क्या फॉर्मूला बनता है, ये बनता है Gm/r²। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया, बस हो गया। तो जो ई वर्सेस आर ग्राफ होता था एक्चुअली में वही क्या होगा, जी वर्सेस डी हो जाएगा, बस हो गया। जी वर्सेस डी। तो पहले स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और फिर ये हो गया, बस हो गया। क्यों, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा जी प्रोपोर्शनल टू डी, जैसे ई प्रोपोर्शनल टू आर था, क्यों। और यहाँ पे क्या हो गया, जी प्रोपोर्शनल टू 1/d², जैसे ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर सर। जी का मतलब ई और डी का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्मॉल आर। और ये ग्राफ हम कई बार पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट है 21। ये अर्थ टाइप प्लेनेट है, इसके चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है। और ये वाली डिस्टेंस मान लो आर है, ठीक है। ये डिस्टेंस कैपिटल आर दी थी तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे तुमसे कहता है जो फोर्स लगता है प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1/r⁴ ये गिवन था। तो जो टाइम पीरियड होगा वो आर की किस पावर के साथ वेरी करेगा, ये भी हमने क्लासेस में एक कर रखी है इस टाइप के क्वेश्चंस। अर्थ या किसी प्लेनेट के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है और उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ ऐसे दिया हुआ है।
तो जो टाइम पीरियड होगा वो आर की किस पावर के साथ वेरी करेगा, ये है। अब सुनो इसको कैसे करते थे हम। ये बताओ, इस फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, फोर्स इक्वल टू के अपॉन आर की पावर एन, और इसको मैं लिख सकता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बता, जी सर। ये हो गया। तो यहां से जरा देखना, v जो आएगा वो प्रोपोर्शनल टू आर की पावर, मेरे ख्याल से 1 - n/2 आ रहा होगा। देख, थोड़ा सा मैथ्स है। v का कह रहा हूँ, v प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 - n/2 आ रहा होगा। देख, v केवल, नहीं है, v प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 - n/2 आएगा। थोड़ा सा मैथ्स करके देखोगे। और उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है वो 2πr/v होता है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू r/v हो गया। और v हमारा ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 - n/2। बता, बता। क्लियर सर। ये हो गया। तो इसका मतलब t प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बता। t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 मेरे ख्याल से 1 - n/2, ये आंसर आ जाएगा। क्यों? क्लियर सर। ये हो गया। ये भी हमने क्लासेस में किया रखे हैं इस टाइप की काफी प्रॉब्लम, कि फोर्स तुम्हें दे रखा है तो टाइम पीरियड तुम्हें निकालना होता है कि टाइम पीरियड आर की किस पावर के साथ में वेरी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं 22। एक कोई ब्लॉक है, इसका वेट वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन प्लेनेट, ये तुम्हें 9/4 दिया हुआ है, ठीक है। और मास ऑफ प्लेनेट, वो मास ऑफ अर्थ अपॉन 9 दे रखा है। तो तुम्हें रेडियस ऑफ प्लेनेट निकालना क्या होगी, और रेडियस ऑफ अर्थ तुम्हें रो दे रखी है, आर दे रखी है, और रो सेम है। वैसे रो की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। ये दे रखा है, देख जो है। अब सुन, ये बताओ, वेट होता है mg, इसमें से m तो सेम रहेगा, इसका मतलब g डिफरेंट होगा ना। नहीं होता, m की वैल्यू सेम रहेगी, g डिफरेंट होगा। तो ये जो तुम्हें 9/4 दे रखा है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, m g ऑन अर्थ अपॉन m g ऑन प्लेनेट। बता, जी सर। अब यहाँ पे मास ऑफ द ब्लॉक तो कैंसिल हो गया। अब जी ऑफ अर्थ क्या लिख सकता है, जी एम अर्थ अपॉन आर अर्थ, इसका स्क्वायर अपॉन जी एम प्लेनेट अपॉन आर प्लेनेट, इसका स्क्वायर। बता, क्लियर हो गया। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर होती है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, वो फॉर्मूला लगाया ना। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। क्यों? ये होता है। अब यहाँ से जी और जी कैंसिल कर दी, और रेडियस ऑफ अर्थ तुम्हें दे रखी है आर, तो ये तो हो गया आर स्क्वायर, और
मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट 9 आ रहा है, देख जरा, देख जरा, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट, इसको 9 लिख देना। तो ये फाइनली कितना हुआ देख, 9/4 इक्वल टू 9 लिख दिया एक तो मैंने, और रेडियस ऑफ प्लेनेट ऊपर चला गया और नीचे रह गया r²। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो रेडियस ऑफ प्लेनेट आ रही है वो r/2 आ रही है मेरे ख्याल से, देख जरा, समझ में आया टीएम? क्लियर सर। अब चलते हैं 23। अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तुमसे पूछता है कितनी हाइट पे जी की वैल्यू, जी डैश कह दे रहा हूँ, वो 4.9 रह जाती है। सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, हाइट के साथ में जो जी का वेरिएशन होता है उसके पे बेस्ड है, बस हो गया। ये बताओ जी डैश की वैल्यू अगर तुम्हें याद होगा तो G1 + h/r, इसका स्क्वायर होती है बस, क्यों? ये हो गया। अब जी डैश की वैल्यू रख देना 4.9, जी की वैल्यू रख देना 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ रख देना 6400 किलोमीटर। तो यहां से h फाइंड कर लेना। मेरे ख्याल से ये भी सिंपल है ना, डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट उस पर कह लो जो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 24। प्लेनेट की बात कर रहा है, ठीक है। प्लेनेट का तुम्हें जो मास दिया हुआ है वो दे रखा है 8 × 10⁻²2 kg, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 2 × 10⁻6 मीटर दे रखी है, और इसके ऊपर एक सैटेलाइट है एट हाइट 20 किलोमीटर। तो तुमसे कहता है कि नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने कितने होंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस जो सैटेलाइट मारेगा, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 24 आवर्स। ग्रेविटेशन में तो फॉर्मूला ही है ना, तो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है ना तो काफी तुम फास्ट कर सकते हो। ये बताओ, ये समझ में आया? प्लेनेट का मास दिया हुआ है, रेडियस दे यस। रखी है, और उसके ऊपर एक सैटेलाइट तुम्हें दिया हुआ है इस साइड पे, तो तुम्हें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने 24 आवर्स में कितने होंगे। तो ये बता कि जो नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे बेटा, ये ऐसा नहीं होगा गिवन टाइम अपॉन टाइम पीरियड, बता। यस सर। ये हो गया। अब बस तेरे को ये याद रखना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, बता जो है, 2π/√gm। r⁻³ होता था, बस ये तुम्हें याद रखना है। क्यों? टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता था ना सैटेलाइट का, 2π/√gm r⁻³ अब यहाँ पे जो स्मॉल r होगा ये r+h होगा। क्यों? r+h होगा, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन h दिया हुआ है,
तो जो अप्रोक्सीमेटली तुम चाहो तो आर भी रख सकते हो, बिकॉज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ रोटेशन सीधे सीधे हो जाएगा कि क्लियर। टाइम तुम्हें दे रखा है, उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर तुम्हें याद होना चाहिए। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए बेटा जो है। ठीक है, 2 पाई अपॉन रूट जी एम आर की पावर 3/2। और सारे फॉर्मूले एक जगह वो करने के लिए वो मेरी एक क्विक बुक है, उसको देख लेना बेटा जो है। उसमें फॉर्मूले वगैरह तुम्हें एक जगह पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 25। ये एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, मास m और रेडियस a, और ये एक सेल है 2m और 2a। तो सिंपल सा तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ E निकालनी है। E एट r इक्वल टू 3a, बस ये निकालना था कितनी होगी। तो सीधे फॉर्मूला होता है इसका, तुम अगर जानते हो, ये बाहर आएगा ना इसके, देखो ये हुआ बेटा। तो इसमें गॉस थ्योरम काम आती है ना, कि केवल जो अंदर वाला मास होते हैं, उसके अंदर जो मास होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? केवल वही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ई का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है जी समेशन m इन अपॉन आर स्क्वायर होता है, बस हो गया, सीधे फॉर्मूला है। क्यों? गॉस थ्योरम याद करो, उसके अंदर जो मास है केवल वही ग्रेविटेशनल फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसके अंदर कितना मास है बताओ? इसके अंदर दोनों मास ऐड हो जाएंगे तो 3m हो गया बस। और r इक्वल टू 3a तुम्हें दे ही रखा है। समझ में आया? टीएम। यस सर। गॉस थ्योरम सीधे सीधे कहती है कि उसके अंदर जो मास है उस पर होगा, बस हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 26। ये तुम्हें अर्थ दे रखी है, ठीक है। और यहां से तुम्हें ना एस्केप करवाने के लिए, टू एस्केप, मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो ई दे रखी है। अब तुमसे कहता है कि मून से मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी तुम्हें एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आ गया? और मून और यस सर। अर्थ की रेडियस और मास वगैरह में सब कंपैरिजन वगैरह सब दे रखा हो तुम्हें, ठीक है। सब कुछ तुम्हें दे रखा होगा, ये कह लीजिए। नहीं, ये दिया था, सॉरी, थोड़ा अलग से दिया था। तुमसे कहता कि रो की वैल्यू सेम है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 64 वॉल्यूम ऑफ मून, ये दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम 64 टाइम्स है तो पहली बात तो मास भी 64 टाइम्स होगा ना। मास ऑफ अर्थ इज ऑल्सो 64 टाइम्स मास ऑफ मून, बता। लेकिन जो रेडियस ऑफ अर्थ होगी वो फिर 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून होगी। पता ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भाई सिंपल सी बात है, मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3 होता है ना। क्यों? रेडियस की पावर 3 होता है, तो इसका मतलब रेडियस अगर 4 टाइम्स है तो ऑब्वियस सी बात है मास कितने टाइम्स होगा? 64 टाइम्स। ठीक, ये हो गया। अब मैंने ना लास्ट एक लेक्चर में तुम्हें बता रखा है कि यहाँ पे ना अगर जस्ट कोई चीज रखी हुई है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तुम याद करो, वो -Gmm
ओवर आर होती है। काइनेटिक एनर्जी 0 थी। टोटल एनर्जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, -Gmm ओवर आर होती है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी वो Gmm अपॉन आर होती है। बता, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर कोई मास जस्ट रखा हुआ है तो फिर ये रिलेशन चलते हैं, और तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? दिस क्लियर इज सर। एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों? बस अब मैं इसको रख दे रहा हूं। अब मुझे ये बता, एनर्जी फ्रॉम अर्थ अपॉन एनर्जी फ्रॉम मून कितना होगा? हाँ, ध्यान से देख। एनर्जी फ्रॉम अर्थ अपॉन एनर्जी फ्रॉम मून कितना होगा? देख, जी मास ऑफ अर्थ m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी मास ऑफ मून m अपॉन रेडियस ऑफ मून। बता, कोई डाउट है तो बोल इस कैलकुलेशन में। नो डाउट सर। अब यहां से ये और ये तो हो गया कैंसिल, ठीक। ये तुमसे पूछा हुआ है, और ये तुम्हें ई गिवन है। क्यों? अब देखो, मास ऑफ अर्थ 64 टाइम्स था, तो देखो ना, एक तो 64 आ गया, और रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स थी, तो अपॉन 4 आ रहा है। जरा देखना, 16 आएगा मेरे ख्याल से। 16 आया, तो इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम मून वो मेरे ख्याल से E/16 आएगा। कैलकुलेशन देख जरा, सही की है मैंने। ME अपॉन MM आया ना, एक तो ME अपॉन MM, तो अर्थ का मास 64 टाइम्स है, तो वो रख दिया। और रेडियस ऑफ अर्थ नीचे आ रही है, रेडियस ऑफ मून ऊपर जाएगी ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ नीचे आ रही है, और रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स थी, तो नीचे 4 आ गया। क्यों? 16 आ गया। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। ये ऐसे आ रही है ना, अगर तू देखेगा तो ऐसे आ रहा है बेटा, जो है मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इनटू, उल्टा है वो, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये आ रही है। क्यों? ये आ रही है, देख, तो ये तो हो गया 64, और ये आ गया 1/4। समझ में आया टीएम? तो आज के यस सर। लेक्चर में बाकी चलो करेंगे नेक्स्ट उसमें। थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू सर।